अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पूरी दुनिया ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कोशिशों को, इक़दामात को तस्लीम किया है, तारीफ़ की है, मगर इसे ज़ाती ना कहें या सियासी मफादात कहें, अपोजिशन जमातें ना तो कोरोना के ख़िलाफ़ हुकूमती हिकमत अमली से मुतमईन है और ना ही इस अहम कौमी मामले पर हुकूमत के साथ मिलकर एक कौमी हिकमत अमली बनाना चाहती है और ना ही इस मुद्दे को लेकर साथ चलना चाहती है कि कैसे इसके ख़िलाफ़ लड़ा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आज कोरोना के ख़िलाफ़ बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के तहत पाकिस्तान स्ट्रेटजी डायलॉग हुआ, जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया और ख़िताब के दौरान कोरोना वायरस पर काबू पाने की स्ट्रैटजी, मुआशी चैलेंजेस, CPAC और अफ़गान पीस प्रोसेस पर भी बात की। जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर का दौरा भी किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये वाज़ेह ऐलान किया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी किस्म का रोज़गार बंद नहीं होगा। अपोजिशन को जल्द से जुलूस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को NRO नहीं मिलेगा, ये लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अपोजिशन का ये दावा है कि हमें किसी भी तरह के जलसे करने के लिए हुकूमती इजाज़त ज़रूरत ही नहीं है, उसकी हमें हुकूमती इजाज़त दरकार ही नहीं है। PDM का अगला जलसा 30 नवंबर को मुल्तान पे होगा, जिस पर तैयारी के लिए इंतज़ामिया की इजाज़त के बग़ैर इंतज़ामात जो हैं वहाँ पर शुरू भी कर दिए गए हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने इस पर एक्शन लेते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों समेत 30 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार सरकार पर मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया है। FIR में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रहनुमाओं ने स्टेडियम के अमले को डराया, धमकाया और स्टेडियम के ताले तोड़े, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से बग़ैर इजाज़त रैली निकालने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से गिरफ्तारी की मज़म्मत की गई, लेकिन अब सवाल ये है कि जो अपोजिशन एक रैली नहीं निकाल पाई, क्या वो जलसा कर पाएगी? और क्या ये गिरफ्तारी अपोजिशन के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि अगर अब की बार पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की गई तो हुकूमत की जानिब से सख्त एक्शन लिया जाएगा? दूसरी तरफ आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन का कोई भी नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ फैसले कौमी अहमियत के होते हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने अपोजिशन से खुद रब्ता किया और इजलास में शिरकत की दावत दी थी। पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना ने वबा की दूसरी लहर की वजह से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी नहीं बुलाने का फैसला किया है। सियासी हलकों में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि PDM की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया गया, जिसे हुकूमत की जानिब से मुस्तरद किया गया। फिर अपोजिशन जमातों का यह मौक़िफ़ है कि वो स्पीकर के जानिबदाराना रवैये की वजह से पार्लिमानी कमेटी के इजलासों का बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि पिछले 6 हफ्तों के दौरान ये तीसरी मरतबा है जब अपोजिशन की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के तहत होने वाले पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास का बायकॉट किया गया है। दूसरी तरफ सेनेट में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा शहरी रहमान की जानिब से सेनेट सेक्रेटेरिएट में तहरीके इल्तवा जमा कराई गई है, जिसमें पाकिस्तान को दरपेश आलमी और इलाकाई जो चैलेंजेस हैं इन पर ईवान में फौरी बहस करवाने का मुतालबा किया गया। अब सवाल यह है कि जो अपोजिशन कौमी सलामती से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत करने को तैयार नहीं है, वो किस हद तक खारजा पॉलिसी को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उन पर बहस करने के लिए संजीदा है? एक तरफ अपोजिशन हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने दौरे लाहौर के दौरान हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की उन्होंने इयादत की। आज सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक चौधरी बरादरान और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात से दोनों जमातों के दरमियान एक जो सर्द जंग थी वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, आज वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का इजलास हुआ, स्ट्रेटजिक डायलॉग हुआ, कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है और उन्होंने आज जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इस वबा पर जो है ना वो काबू पाया, कम से कम नुकसान की कोशिश की, इक्तसादी लिहाज से भी लोग बेरोज़गार ना हो, और हमारे यहाँ आपको पता है पूरी दुनिया से कम थी रेशो केसेस की।
लेकिन एक ऑपोजिशन है वो किसी भी तरीके से हुकूमत के इक़दामात को मानने को तैयार नहीं है। अब आज देखें कोरोना पर पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया आप लोगों ने। आपको नहीं लगता कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें सियासत को एक साइड पर रख कर लोगों के मफादात के लिए, मुल्की मफादात के लिए सोचना पड़ता है? देखिए, शुक्रिया शादिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इम्प्रेशन है या एक लोगों का ये ख्याल है कि कोई गवर्नमेंट की वजह से उस वक्त कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला या उनकी कोई स्मॉल लॉकडाउन या पार्टली लॉकडाउन, मैं समझता हूँ उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिससे कतई नज़र गवर्नमेंट की और बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन हमारे रूरल एरिया में आपने उस वक्त भी देखा और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रूरल एरिया में अभी तक कोई किसी किस्म की कोई हमारे कम से कम पंजाब में कोई रूरल एरिया में कोरोना नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें जो फिगर आ रहे हैं तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि चकवाल में बहुत 1-2 आते हैं या शेखपुरा में 1-2-3, ननकाना में वो भी सिटीज़ में किसी जगह पे आ जाते हैं 1-2-3। तो क्यों नहीं है इस पर क्रेडिट देते हुए? क्या होता है स्ट्रेटजी देखें आप हुकूमत की, आप अगर ये कह दें कि हुकूमत की स्ट्रेटजी की वजह से नहीं फैल रहा तो क्या हो जाएगा? आपको अगर इसका नहीं अंदाजा कि जो रूरल एरिया है जहाँ 70% पॉपुलेशन रहती है, वहां पे इनकी स्ट्रेटजी क्या है? 0% है। वहां तो लोग अपना रह रहे हैं, खुल्लम खुला रह रहे हैं, मिलते हैं, अपनी बिल्कुल गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। मैं अभी भी जाता हूँ किसी जगह, मैंने मास्क पहना होता है, किसी जगह फातिहा पर जाता हूँ किसी ने कोई मास्क नहीं पहना होता। तो ये चीजें जो है ना, खुदा के लिए ये ऐसी बातें ना करें कि क्रेडिट उस वक्त कहते थे जी बस इमरान खान, जिस तरह वो कहते थे इमरान खान साहब की वजह से बारिश हो गई है, इमरान खान साहब की वजह से बर्फ पड़ गई है, इमरान खान साहब की वजह से ज़लज़ला आ गया है, इमरान खान साहब की वजह से आपको पता है ना कि वो दीवार से पीछे देख सकता है, आगे देख सकता है। ये चीजें बड़ी आपके लिए, तो अगर किसी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बढ़ा तो फिर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ऑपोजिशन क्यों जोर दे रही थी, क्यों प्रेस कर रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, सख्त लॉकडाउन होना चाहिए? ये वजीर आजम जो है ये लोगों की जिंदगियों से खेलना चाहता है, तो फिर आप लोग उस वक्त क्यों लॉकडाउन का शोर मचा रहे थे? दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि ये जो कहते हैं अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो कहते हैं जी इसलिए है, वो पिछले 2 साल भूल जाते हैं और ये 3-4 महीने की बात करते हैं। कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी चली गई। अगर रोजगार इन्होंने बंद नहीं किया, अगर फैक्ट्रियां बंद नहीं की, तो फिर इकोनॉमी को क्या हुआ है? ये आप एक कंट्राडिक्शन है जो बहुत ज्यादा हम देखते हैं। इसलिए आप खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। हाँ, दूसरी रही बात कि स्पीकर साहब की हमने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की। हमें जो एक एक्सपीरियंस है, बिटर एक्सपीरियंस है कि पहले कोरोना पे जब उस वक्त था तो उस वक्त इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं कोरोना पे मीटिंग करना चाहता हूँ और पार्टी हेड्स आए। पार्टी हेड्स में शहबाज साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच की और उठकर चले गए। लेकिन अगर आपको मैं बुलाता हूँ या मुझे आप बुलाते हैं किसी मशवरे के लिए तो आपको सुनना तो चाहिए ना। उसने सुनना भी गवाया नहीं किया, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, कमेटी जो है ना वो स्पीकर हेड करेंगे और आगे बढ़ेगी। स्पीकर साहब ने रिकॉर्ड पे उठा के देख लें कि काफ़ी मीटिंग्स की हैं, 6, 7, 8 मीटिंग की हैं। हमारे बंदे जो थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे या ख्वाजा आसफ साहब थे या दूसरे लोग अपोजिशन के थे, वो कहते हैं जी हमें बात ही नहीं करने देते। अगर बात करते हैं तो उस पर असर कोई नहीं है। एक अपनी बातें उनकी होती हैं कि ये हमने करना है, जो किसी और जगह पे तय वो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करता है या जो भी लोग करते हैं। उस वक्त मुशाहिदुल्लाह ने फाइनली बाइकआउट कर कि हमें तो आप सुनते नहीं है। तो ये एक मुंह पे कालख मालते हैं कि इन फैसलों में अपोजिशन शामिल है। ये भी आप लोगों का इशू तो नहीं बना हुआ स्पीकर कौमी असम्बली के साथ कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अपोजिशन लीडर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे? वज़ीर आज़म ने मुंह पे हाथ फेर कर कहा था कि अब देखता हूं तुम लोगों को कैसे जो है ना वो रिलैक्सेशन में। किसी ने, मेरी बात सुने, इस दफा किसी ने कोई अगर प्रोडक्शन ऑर्डर मांगा हो, जितने भी हमारे अंदर गए, चाहे शहबाज साहब हैं या कोई भी है, तो हमें बता दें कि किसी एक ने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की है। हमने कहा कि बिल्कुल प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं चाहिए आप इसको, हालांकि वो एक हक है, राइट है कि कन्विक्ट तो नहीं ना हुए, वो एक केसेस बने हुए हैं एलिजिडली। सही जी, बिल्कुल तो सही। हमने कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मांगा, ना मांगेंगे। मैं आपको अच्छा, एक और बड़ी कंफ्यूजन है, ये उसको उल्टा लेते हैं नवाज शरीफ साहब, हालांकि ये मैंडेटरी आज तक नहीं हुआ।
कि एक लाइवली एक इल्जाम लगाया जाता है और उसके लिए बस फिर ये फाशिस्ट गवर्नमेंट जो अंदर कर देती है, जो आजकल इन्होंने ड्राइव शुरू की है अगेंस्ट द अपोजिशन, जो एंटी करप्शन को एक्टिवेट किया हुआ है, फिर ये लाला लाला हो रही है और आखिरी सवाल का जवाब दे देना राना साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ये आज ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इंसाफ के नाम पर यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, बेहतर है कि नवाज शरीफ वापस ना आए। तो बड़े सवालात उठ रहे थे ना, आपको भी पता है जब से मियाँ बरादरान की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे। अब नवाज शरीफ का ना आना उनकी सेहत के मामलात के साथ जुड़ा है या इंसाफ के मामलात के साथ जुड़ा है? वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको तो इंसाफ मिलना नहीं है तो वापस जाके क्या करना है, या वाकई सेहत के मामलात हैं? जिसने भी स्टेटमेंट दी है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, उनकी सेहत का मामला है। अच्छा, जब तक उनका मुकम्मल इलाज नहीं होगा, जब तक डॉक्टर उनको अलाउ नहीं करेंगे, जेलों में से वो घबराने वाले नहीं है। आपको याद होगा कि अपनी बेटी के साथ वो लंदन से आए, कन्विक्ट थे, कन्विक्शन में आए, इसमें तो ये था ना कि मैंने जाना ही जाना जेल में, और सीधे एयरपोर्ट से अडयाला जेल चले गए अपनी बेटी के साथ। तो ये मैं समझता हूँ, और जितनी देर वो जेल में रहे वो भी आपको पता है। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, फिर 1.5 साल रहे जेल में। तो ये बातें इस तरह ना करें। मैं समझता हूँ सिर्फ सेहत का मामला है। सीनियर रहनुमा, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, आज वज़ीर आज़म ने लाहौर में सहाफ़ियों से बात करते हुए एक बार फिर से कहा कि अपोजिशन जितने जल्द से जुलूस मर्जी कर ले, एनआरओ आप लोगों को नहीं मिलना है, आप लोग लोगों की ज़िंदगियों से के साथ खेलने पर तुले हुए हैं। आपको पता है आज मुल्तान में जो मूसा गिलानी साहब को गिरफ्तार किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे को, तो अगर इसी तरह मुल्तान के जलसे से पहले गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी तो आपको लगता है आप लोग जलसा कर पाएंगे पीडीएम? पहली गुजारिश तो यह है कि गिरफ्तारियां कभी जलसे जुलूसों से नहीं रोका करती। पॉलिटिकल कार्रवाइयां जो होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, वो मार्शल आर्ट जज्बात में भी होती रही, जब इंतहाई जबर था। और ये भी खैर कम नहीं है, और ये भी फाशिज्म की बड़ी आला मिसाल है हमारे वज़ीर आज़म और इनकी हुकूमत जो है। लिहाजा इनसे ये तवक्को की जाए कि ये डंडे इस्तेमाल करेंगे, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। रही बात कि क्या हमें अब इनकी इस बात, इन धमकियों पे खामोश हो जाना चाहिए? अगर हम समझते हैं, पीडीएम समझती है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन गई है और लोगों की जिंदगियों में जहर भर दिया है इन्होंने, ये हमारा मौक़िफ़ है। आप हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, लेकिन अगर हम ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं तो इसके बाद क्या अपोजिशन को खामोश हो जाना चाहिए? हमारे दानिश में ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात, वज़ीर आज़म साहब ने आज फरमाया कि जो मर्जी कर ले, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तुमसे एनआरओ कौन मांग रहा है? वो 2.5 साल से सिर्फ ये फरमा दें कि जो उनका बाकी सारा कुछ तो फेल हो गया, बाकी सारा कुछ तो नाकामी की नजर हो गया। वो उन्होंने अद्वियात का नोटिस लिया, अद्वियात महंगी हो गई। उन्होंने चीनी का नोटिस लिया, चीनी महंगी हो गई। उन्होंने आटे पे नोटिस लिया, आटा महंगा हो गया। तेल पे नोटिस लिया, तेल महंगा हो गया। क्या हुआ? क्या कोई सोल्यूशन भी निकला? लेकिन जो कोरोना पर इकदाम किए वो दुनिया आज तारीफ कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आज डायलॉग हुआ कोरोना को लेकर, उस पर तारीफ हुई पाकिस्तान की। अगर आप उनकी तरफ से बोलना चाहें तो और बात है, जो बात मैं अगर कर रहा हूँ, आपने मुझ पर सवाल किया, मैं आपको बता रही हूँ ना जो बात हुई है। मैं अपनी तरफ से तो कोई मुझे नहीं पता जी, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, मुझे पता है क्या हुआ है। लेकिन जब सवाल गंदम है तो जवाब गंदम आएगा ना। जब जवाब आप इसका सवाल करेंगे, इसका जवाब मिलेंगे। सवाल ये है कि इस वक्त हमें सियासी बात कर रहे हैं। अब अमल ये है कि जनाब क्या हमें कोरोना की वजह से ये काम नहीं करना चाहिए? दो बातें। एक तो परसों गुजरांवाला में पंजाब की जो मशीर इतलात हैं, उन्होंने वो तशरीफ ले गई, उनका इस्तकबाल हुए, जलसा हुआ। वहाँ पे किसी शख्स से मास्क नहीं पहना हुआ था। जो भी हुआ गलत हुआ। हम तो कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने जलसे किए वो भी गलत किए। ये क्या बात हुई गलत हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, क्या आज आप हमें तो समझा रहे हैं। अब दूसरी बात, काम तो यह है कि ये किसने करना है? हुकूमत वक्त ने। रोकना किसने है? हुकूमत वक्त ने। आज वजीर आजम साहब फरमा रहे थे, अगर अलहदा फरमाइए, 2.5 साल से वो कह रहे हैं कि जनाब एनआरओ दूंगा, चोर है, डाकू है, फलान है। इस लहजे के साथ गुफ्तगू आज भी वही है।
हाँ। आज भी धमकी है, आज भी उस पर रैशनैलिटी नहीं है। और फरमा ये रहे हैं कि कोरोना का सबसे आला इलाज, सबसे ज्यादा तोड़ इसका जो है ना वो ये है कि आप मास्क पहने। हाँ। और खुद मास्क के बगैर बात कर रहे हैं जो खुद रोल मॉडल हैं, यानी खुद फरमा रहे हैं, खुद लोगों को तरगीब दे रहे हैं और खुद मास्क के बगैर है। कितनी बात होगी इस वजीर आजम की सच्चाई से, कितने लोग इस बात को सीरियसली देंगे? तो सवाल ये है कि ये सारी हिदायतें, ठीक है, सारे दावे, लेकिन अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारी, अगर हम मुकाबले दर मुकाबला करना शुरू कर देंगे तो फिर तो कुछ चलेगा नहीं। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, फिर कोरोना पर अगर ये बात नहीं है कि हुकूमत गलत काम करे या अपोजिशन उसको फॉलो करे, अपोजिशन को गलत काम करे या हुकूमत इसको फॉलो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना पर जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, आपको नहीं लगता इस पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को उसमें शामिल होना चाहिए था? सियासत को एक साइड पे रखे। जिम्मेदारी तो सारी है ही अपोजिशन की, इसलिए कि हुकूमत अपोजिशन कर रही है, इसलिए कि फैसले अपोजिशन कर रही है, इसलिए कि गालियां अपोजिशन दे रही है, इसलिए कि लड़ाई अपोजिशन डाल रही है। तो सारा काम अपोजिशन को करना चाहिए। इमरान खान साहब तो बिल्कुल बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जिम्मे तो कोई है ही नहीं। ना उनकी कोई जिम्मेदारी है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा कुछ अपोजिशन। अच्छा, एक तनकीद पता क्या हो रही है आप लोगों पर, आपको भी पता होगा, वो ये कि जरदारी से पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे जी। सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसको ठंडा किसने करना है? मैं आपसे सवाल करता हूँ डायरेक्टली जी, आपसे जी। 2.5 साल में वजीर आजम या उनके वज़रात की तरफ से कोई एक जेस्चर, मैं दो नहीं पूछ रहा, एक जेस्चर जिसमें उन्होंने माहौल को बेहतर करके चलाने की कोशिश की हो। यहाँ तक तल्लुक है कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं करप्शन तो डाकू। तो सवाल यह है कि 2.5 साल में आपने क्या किया? 2.5 साल के बाद आज भी खड़े हैं कि माफिया हुकूमत कर रहे हैं, तो आपने माफियाओं के खिलाफ क्या किया? 2.5 साल बाद आज भी कह रहे हैं कि जी नैब के कवानीन बड़े कमजोर हैं, तो आपने क्या किया? आपने उनको मजबूत करने के लिए कुछ किया? वो उनमें आपका साथ चाहिए, ऑपोजिशन का साथ चाहिए उसमें, जाहिर है। किसने मांगा है हमसे साथ? आपने मांगा है साथ? वजीर आजम तो गालियां देते हैं। हुकूमत कहती है कि जब आपको साथ बिठाते हैं आप अपने फवायद के लिए कवानीन में तरमीम शुरू कर देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वजीर आजम ने किसी एक दफा कहा आपके सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें तो और बात, उसके लिए संजीदा फोरम मौजूद है? कोई एक जेस्चर कभी एक आज तक वजीर आजम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई एजेंडा आया हो क्या ये जनाब इस पे पाकिस्तान का एजेंडा है इकोनॉमी को ठीक करने का? सवाल ये है कि पहले दिन बिलावल साहब ने कहा कि खान साहब आप अपना एजेंडा चलाइए, आप फैसले कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्या किसी और में हिम्मत और हौसला है कि ये बात कहें? इसको अपोजिशन लीडर ने कहा कि जनाब खान साहब आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके इस मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करते हैं। केसेस हमने कहा हम जाने, हमारे केसेस जाने, अदालतें जाने, नैब जाने, हमारी लड़ाई अपनी जगह रहे। कब हमने नहीं किया सपोर्ट? कब? अब आप उसका गुनाह भी हम पे डालें और आपका ये ख्याल हो कि ये अपोजिशन और हुकूमत एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो मोहतरमा एक याद रखिए, जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना, जिस पहिए में ताकत होती है, जिसका इंजन जुड़ा होता है, वो हुकूमत होती है। हुकूमत कहती है इनकी गिरफ्तारियां खत्म कर दें, केसेस खत्म कर दें, ये हमारे साथ कल ही बैठने को तैयार हो जाएंगे। ये जो ऑफर्स आप कह रहे हैं आपने बताई, तब ये गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हुकूमत ने हमारी उन गिरफ्तारियों के नतीजे में कुछ फैसला किया? जब पूछते हैं जी कि क्या फैसला हुआ, आपके पास तो सबूत थे, किधर गए हैं? सुप्रीम कोर्ट केस उठा के इनके मुंह पे मार रही है, हाई कोर्ट मुंह पे मार रही है, अदालतें सवाल कर रही है कि भाई वो दो सबूत किधर है? 2.5 साल के बाद भी सबूत नहीं है, लेकिन चोर हैं। सही, सबूत नहीं है लेकिन डाकू हैं। आखिरी सवाल, चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी की जानिब से कहा गया, आपने भी देखा होगा कि पीटीवी पर ऑपोजिशन को बराबर टाइम हरगिज नहीं दिया जाएगा। आप भी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, इस रवैये पर क्या कहेंगे आप? मैं तो जी, मुझे तो हैरानगी है कि आपका सवाल ही क्या है। इस गवर्नमेंट से किसी बेहतरी की, किसी अकल की, किसी मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जो आपका जवाब है वो आप दे दें। मैं वही दे रहा हूँ जो मैंने एक इस्तेलाहन कहा ना, मैंने भी इस्तेलाहन कहा, मुझे पता है आपने मुझसे, मैं उसी का जवाब भी दे रहा हूँ कि यकीनन वो हमें टाइम नहीं देंगे, लेकिन हमें उनसे तवक्को कब है? कब हम चाह रहे हैं कि वो हमें बराबर का टाइम दें? कब हमने उनसे मुतालबा किया है? खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब दें। वो भाई, ना हमें आपसे किसी इंसाफ की तवक्को है, ना इस मुल्क के लोगों को आपसे रोजगार की तवक्को है,
ना आपसे महंगाई कंट्रोल करने की तवक्को है, सही। ना आपसे मुगलजात खत्म करने की तवक्को है, ना इस मुल्क के अंदर एक बेहतरी का कल्चर लाने की कोई तवक्को है। एक फाशिस्ट हुकूमत है जिससे हालात खराब करने की तवक्को है, वो बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़मान कायरा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में शवाहिद के साथ ये दुनिया को बताया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, भारत इसके लिए फंडिंग भी करता है, भारत CPAC को नुकसान पहुंचाने के लिए भी एक फोर्स बना रहा है, भारत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। पाकिस्तान ने ये डोजियर सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान को भी दिया था, जबकि अब पाकिस्तान ने शवाहिद पर मबनी भारतीय दहशतगर्दी का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पाकिस्तानी डोजियर की कॉपी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को पेश कर दी है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये यकीन दिलाया है कि वो रिपोर्ट पर गौर करेंगे और इसका जायज़ा लेंगे। मुनीर अकरम ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को डोजियर के हवाले से ब्रीफ किया और ये कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर खुल्लम खुला दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले, जबकि डोजियर की कॉपियाँ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी में भी पेश की जाएंगी। यकीनी तौर पर इससे भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भी 2017 में शवाहिद पर मबनी भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर पेश कर चुका है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कुलभूषण जाधव का एतराफ़ी बयान भारतीय दहशतगर्दी के सबसे बड़े सबूत के तौर पर ये भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अक़वाम आलम जो है, दुनिया जो है, ये भारतीय दहशतगर्दी पर क्यों आंखें बंद किए हुए है। अहम बात यह भी है कि इसी साल जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को दहशतगर्दी का मरकज़ करार दिया था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरा हैं। अब पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी फराहम कर दिए हैं अपनी रिपोर्ट, और पाकिस्तान की जानिब से दिए गए शवाहिद पर क्या अक़वाम मुत्तहिदा भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकता है। जबकि आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदर और सेक्रेटरी जनरल को मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी आबादियाती जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं उस हवाले से ख़त भी लिखा है। ख़त में सलामती काउंसिल से ये मुतालबा किया गया है कि वह अपनी बराह रास्त ज़िम्मेदारियों को बरोए कार लाते हुए भारत को मतनाज़े इलाके के आबादियाती जो एक ढांचा है जिसको भारत तब्दील कर रहा है, इसको तब्दील करने से रोके और भारत को सलामती काउंसिल की इन करारदादों की खिलाफ वर्जी से भी रोका जाए जिसमें कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के जायज़ हक को तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी मुतालिबात एक तरफ, लेकिन क्या अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों की पासदारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है UN में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपका। मुनीर अकरम साहब, जो पाकिस्तानी डोजियर पेश किया गया है, आपने अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर पेश किया है भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से, इससे पहले भी मैंने अपने इंट्रो में भी बताया, वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने भी कुछ दिन पहले प्रेस ब्रीफिंग में सारे सबूत दुनिया के सामने रखे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इससे पहले आपको भी याद होगा 2017 में भी भारत के ख़िलाफ़, भारतीय दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ डोजियर्स पेश किए गए थे, 2015 में भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कोई एक्शन नहीं हुआ। दुनिया ने नहीं पूछा भारत से कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता है, अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करता है। आज 4-5 सालों के बाद एक बार फिर से वही एक्सरसाइज रिपीट हो रही है। इसका क्या फ़ायदा होगा? अब की बार जो डोजियर पेश किए गए हैं, कितनी अहमियत है इनकी? जी देखें, वो जो पिछले डोजियर से और ये जो डोजियर है उसमें वो मुख्तलिफ हैं। इस डोजियर में बिल्कुल हमने पूरी कॉम्प्रीहेंसिव एक पिक्चर दी है हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। उसमें जहाँ तक TTP को सपोर्ट करना है, उसके
बलूची इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करना है, गिलगित बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कराची, हर जगह जिस तरह से वो उनकी जो प्लान है, पूरा जो हाइब्रिड वॉर जो हमारे ख़िलाफ़ हिंदुस्तान कर रहा है, वो सब पूरी पिक्चर इसमें पेश की गई है। तो ये मुख्तलिफ है डोसियर। दूसरी चीज़ कि अब हम अक़वामी मुत्तहिदा से हम एक्शन मांग रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि जी आप इसको एग्जामिन करें, हिंदुस्तान से बात करें और हमें रिस्पांस दें। और हम जो सलामती काउंसिल की कमेटीज़ हैं वहाँ भी जाएंगे, जो इनकी जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं जो दहशतगर्दी को देखती हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ये एक कुलभूषण यादव की सूरत में जीता जागता एक सबूत पूरी दुनिया के सामने है, जिसका एतराफ़ी बयान पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। उसके बावजूद हमने देखा कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज भी हम वही बातें कर रहे हैं। देखिए, एक्शन लेने से पहले तो ये बात ये है कि हमने एक्शन मांगना चाहिए ना। हाँ। हम जो प्रोसीजर्स जो होती हैं उसके तहत हम एक्शन मांग सकते हैं। तो मुझे याद नहीं है कि 217 में हमने क्या एक्शन लिया था और क्या मांगा था, पर ये मुख्तलिफ हालात हैं, मुख्तलिफ हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में इसमें आपने देखना है कि जब आपने ब्रीफ किया अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सारी सबूत उनके सामने रखे, डोजियर उनको पेश किया, भारतीय कार्रवाइयों के बारे में ज़ाहिर है आपने बताया, क्या रिएक्शन था उनका, क्या रद्द अमल था, क्या रिस्पांस था उनका? जी देखें, वो तो मैंने तो डोसियर है वो तो पेश किया। उन्होंने कहा कि उसको वो स्टडी करेंगे और केयरफुली स्टडी करेंगे। तो इस हद तक तो वो कह सकते हैं। पहला रिस्पांस तो ये होगा ना कि हम ज़रूर सीरियसली इसको स्टडी करेंगे। पर उन्होंने ये भी ऐड किया कि वो अप्रिशिएट करते हैं जो पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी है टेररिज्म के ख़िलाफ़, वो जो हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस 214 से हुई हैं, उसका भी उनकी भी उन्होंने तारीफ़ की कि जी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत सही तरह से दहशतगर्दी की मुखालफत की है और कामयाबी की आपकी हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज़ाहिर है आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आप देखते हैं किस तरह दुनिया अपने ज़ाती मफादात के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, किस तरह लोग अपने सफारती ताल्लुकात कायम करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर भारत को मईशी लिहाज से देखा जाए एक बड़ी मंडी है, पूरी दुनिया के ज़ाती मफादात जुड़े हैं भारत के दूसरे ममालिक के साथ और दूसरे ममालिक के भारत के साथ, एक दूसरे के साथ मफादात जुड़े हुए हैं, तो ये कितनी बड़ी रुकावट होती है कि अगर सच का भी आपने साथ देना है लेकिन आपके अपने मुल्क के लिए जो ज़ाती मफादात होते हैं ख़ासतौर पर मईशत को लेकर, वो आड़े आ जाते हैं। ये आप कह रही हैं, ये दुनिया में ये रियलिटी है। हाँ। कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है, ना सिर्फ बड़ी मंडी है, बड़ी ताकत भी है। और उनके ताल्लुकात जो बड़े बड़े मुल्क हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आजकल उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है अमेरिका के साथ, और वेस्टर्न जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ भी उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, तिजारत है, डिफेंस कोऑपरेशन है, सब कुछ है। और चीन की मुखालफत भी कर रहे हैं वो साथ में। तो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है ऑब्वियसली। और लेकिन इसके बावजूद आपको तवक्कुआत हैं, हमें तवक्कुआत रखनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा से, इसके बावजूद? जी देखें, हमारा काम तो है कि हम दुनिया के सामने पेश करें कि जो हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है और जो एग्रेशन हो रहा है, दहशतगर्दी इस किस्म की दहशतगर्दी एक एग्रेशन होता है। हाँ। तो हम दुनिया को बताना है और दुनिया को समझना है कि जी हिंदुस्तान को उसने रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर हमने खुद एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मुनीर अकरम साहब, भारत अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करता है, तो ज़ाहिर है हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि रॉ और इंडियंस का जो नेक्सस है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों एजेंसीज मिलकर काम करती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, वहाँ साजिशें बनती हैं।
तो क्या फिर आप समझते हैं कि एक डोजियर या इसमें अफ़गानिस्तान का रोल, उस बारे में भी दुनिया को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? ये देखें, अफ़गानिस्तान के रोल के बारे में भी मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, पर वहाँ बात ये कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें कोई हुकूमत नहीं है। हाँ। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, तो वहाँ ही ये दहशतगर्द जो होती हैं वो वहाँ जाके जमा होते हैं। वहाँ SBTTP है, JUA है, इस्लामिक स्टेट है, बहुत सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ लोकेटेड हैं। तो अब उनको निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए सब पूरी दुनिया को कोशिश करनी होगी। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान की जो एग्रीमेंट है उसमें कहा गया है कि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से नहीं होनी चाहिए, वहाँ सब बंद होनी चाहिए। तो पर हिंदुस्तान इस माहौल में, हिंदुस्तान तो वहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है, तो पूरी दुनिया की जो ओपिनियन है उसके खिलाफ करवा रहा है। ये हमने ये नुक्ता है जो हमने दुनिया को बताना है कि जी आप सब चाहते हैं कि अमन हो अफगानिस्तान में। बिल्कुल। तो वहाँ कैसे अमन हो सकता है कि जब दहशतगर्दी, एक बड़ी ताकत बाहर से आके वहाँ दहशतगर्दी जो दूसरे तो अपने फिर नेबर उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, यही बताना ज़रूरी है दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकिल मंदूब UN में पाकिस्तान के मुनीरा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। टेक्नोलॉजी के फैलाव के बायस बायोमेट्रिक सिस्टम हमारी ज़िंदगी का अहम एक जुज़ बन चुका है। मोबाइल सिम्स, पासपोर्ट्स के हुसूल, बैंक अकाउंट्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मामला हो या फिर एहसास प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम हो, ये नहायत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन बायोमेट्रिक निज़ाम में भी अब शफाफियत पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस के दौरान वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन के बाद गरीब अफराद की माली मदद करने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब इंकशाफ ये हुआ है कि उस दौरान मुल्क भर में हज़ारों अफराद की मौजूदा बायोमेट्रिक सिस्टम की खामियों की वजह से फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी और मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम रहे। मुल्क में सरकारी सतह पर मौजूद बायोमेट्रिक सिस्टम में एक खामी ये सामने आई है कि हमारे इस सिस्टम में 60 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके बायोमेट्रिक निशानात पहचानने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, जब हमने इस मामले पर मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो फिर ये बात सामने आई कि मुल्क में मौजूदा बायोमेट्रिक हमारा जो सिस्टम है, इस निज़ाम में धोखाधड़ी भी जो है ये आम होती जा रही है। जाली फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। फिर उन्हीं फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पर दफातर में जाली हाज़िरियाँ लगती हैं, जाली पासपोर्ट बनते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड्स बनते हैं, फिर जाली बैंक अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि जाली इमिग्रेशन दस्तावेज़ात भी अब आसानी से हासिल की जा सकती हैं। जबकि नादरा जैसा अहम इदारा जो कि कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जारी करता है, मशीन रीडेबल पासपोर्ट की तैयारी के साथ साथ अजला का रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मुरतब करता है, ये इदारा भी इस जालसाजी से महफूज अब नहीं है। शनाख्ती कार्ड में सिक्योरिटी फीचर्स के दावों के बावजूद गैर मुल्की शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल करने की भी खबरें आती रही हैं, हम सब जानते हैं। फिर भारतीय और दीगर जासूस पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तानी बॉर्डर भी पार करते रहे हैं। पाकिस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम में शामिल होने वाले अफराद की तादाद 15 करोड़ से ज़ायद है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद टेक्नोलॉजी के जरिए जालसाजी और शनाख्त चुराने के जराइम को रोकना लग रहा है कि नामुमकिन सी बात हो गई है। अब सवाल ये है कि बायोमेट्रिक सिस्टम पर इन्हिसार की वजह से सिक्योरिटी के पेश नज़र अब हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के मुकाबले में दीगर ममालिक ने महफूज बायोमेट्रिक जो उनका सिस्टम है वो कैसे फिर इस पर जो है ना वो इन्हिसार कर रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगी। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी है मेरे साथ, और IT एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल हफीज़ आदम। आप दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। बड़ा ज़बरदस्त मामला है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं और होना भी चाहिए। पाकिस्तान में जो बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो खामियां, इसका हमने जिक्र तो कर दिया, लेकिन अब क्या समझा जाए कि नादरा के पास जो एक महफूज डाटा होता है, उस बुनियाद पर अगर किसी शख्स को कॉल की जाती है
जो एहसास प्रोग्राम की ही मिसाल ले लीजिए, तो एक सबूत तो आपके सामने है, लेकिन इसका मतलब है कि जो आपके सिस्टम में जो खामियां हैं, इसका कसूरवार वो दूसरा बंदा तो नहीं हो सकता जिसका ऑलरेडी आपके पास डेटा है। तो इस सिस्टम को कैसे सही किया जा सकता है? शाज़िया, बिल्कुल वो कसूरवार नहीं है और सिस्टम को यकीनी तौर के ऊपर ठीक करना मुमकिन है। बुनियादी तौर के ऊपर एहसास कैश प्रोग्राम के दौरान जो 200 रुपये तकसीम किए गए, कोरोना की वजह से लोग बहुत मुश्किलात से दो चार थे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने वफाकी काबीना के इजलास में अरकान को ब्रीफिंग के दौरान इंकशाफ किया कि हज़ारों केसेस इस वजह से रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि उनके जो फिंगरप्रिंट से हमारा बायोमेट्रिक का जो सिस्टम था, जो नादरा के पास रिकॉर्ड था, वो उसको मैच नहीं कर पाया। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। इसकी मैंने मजीद तहकीकात की तो पता चला कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा संगीन मसला लाहक हो चुका है। चूंकि माजी करीब के अंदर 2015 की हम बात करें तो उस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए और मुल्क की सिक्योरिटी के पेश नज़र हमने बायोमेट्रिक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, फोर्सफुली किया। तमाम जो सिम्स थी मोबाइल फोन्स की, उनकी तस्दीक करवाई गई। उसके बाद बाकी शोबों के अंदर भी हमने नादरा के सिस्टम हो, लैंड रिकॉर्ड हो, पासपोर्ट हो, हर जगह पे हमने बायोमेट्रिक डालने की कोशिश किया। इवन अब बहुत सी कंपनियां, मोबाइल फोन कंपनियां कैश की तकसीम का काम भी करती हैं इसी बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए से। लेकिन पता चला FIA को शिकायत मिली कि हमारी मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है, चूंकि बहुत से लोग, ये जो टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक की है ये स्कैन करती है आपके थंब इंप्रेशन को और सिलिकॉन थंब्स चोरी किए जा रहे हैं। कराची के अंदर एक ग्रोह को FIA ने पकड़ा भी सही। तो ये बहुत हाईली रिस्की है। तो मैंने दस्तक दी नादरा के दरवाजे पर, मैंने PTA का दरवाजा खटखटाया कि ये 2 मेन ऐसे इदारे हैं जो इसके कस्टोडियन है। तर्जुमान नादरा ने कहा कि वाकई बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए, 60 साल के बाद अब लोगों की उंगलियों के निशान पाकिस्तान में मिट जाते हैं। तो इसके अंदर हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने मुतबादल दे दिया है कि उस शख्स को बैंक लेके जाया, फिजिकल वेरिफिकेशन कराए ताकि उसका मसला हल हो। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मतलब कि टेक्नोलॉजी से वापस हम फिजिकल अपीयरेंस पे आ रहे हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर। जी एग्जैक्टली और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की, मार्केट के अंदर जाके इसको डिग आउट किया कि कैसे मेरे मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है और नादरा की बुनियादी जिम्मेदारी है, PTA की बुनियादी जिम्मेदारी है। 5 रोज गुजरने के बावजूद तर्जुमान PTA से मौकिफ नहीं मिल सका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। सिर्फ 5 से 6 माह की एक्सरसाइज है। दुनिया के अंदर लाइट एमिटिंग सेंसर इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारा मौजूदा स्कैनर का सिस्टम है। आपकी उंगली अंगूठे के निशान मिटे तो आप तस्दीक नहीं होगी, आपके शिनाख्त खो जाने का आपको डर है। और जबकि सिलिकॉन थंब्स आपके अंगूठे के निशान को चुरा लिया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है। तो बजाय इसके कि उसको ओवरकम करने के लिए हम अपना सिस्टम को अपग्रेड करें, LES सिस्टम मौजूद है जिसके जरिए से हम 5 से 6 माह के अंदर इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए से इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल कर हमारे साथ हैं। हफीज, आप क्या समझते हैं कि ये जो जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बात की, जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है उसके फिंगरप्रिंट्स को भी यूज़ किया जाता है, तो सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है? और ख़ास तौर बाहर के जो ममालिक हैं, जो मगरबी दुनिया है, वो इस सिस्टम पर टोटली कैसे निसार करिए। हम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कल तो फिर उस पर भी सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। दरअसल जो बात की जनाब ने LES टेक्नोलॉजी की, जो हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है वो पहले से बेटर हो चुकी है। लाइकवाइज के जो पहले के सेंसर्स थे वो हमारे ऑप्टिकल सेंसर्स थे जो कि प्रिज्म के ऊपर काम करते थे। नाउ जो LES की बात की जा रही है, जिसके पीछे एक फिल्म होती है जो कि हम कहते हैं जिसको LE फिल्म मींस लाइट इमिटिंग फिल्म कहते हैं, जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास लाइव जो फिंगरप्रिंट है ना उसी की डिटेक्शन हो सकती है। जैसे बात की गई फ्रॉड की कि जिसके अंदर जो है हमारे पास सिलिकॉन जेल से जो है वो जाली जो है वो थंब इम्प्रेशन बनाया जा सकता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू जो है वो इसको हम कहते हैं ख़ास तौर पे स्पूफिंग टेक्निक्स होती हैं। देयर आर सब मैनी स्पूफिंग टेक्निक्स, जिसमें से एक जो है वो सिलिकॉन जेल की है, बाकी इसके अलावा रबर से भी किया जा सकता है, जेल से भी किया जा सकता है। ये ज़्यादातर होने की वजह जो है हमारे पास इस सूरत में होती है कि हम किसी चीज़ को जो है वो छूते हैं और हमारे लेटेंट्स वहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है, और उनके थ्रू जो है ये बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्टिकल सेंसर के ऊपर बड़ा आसान है बनाना। LES की जो फिल्म होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि शीशा नहीं होता, एक तरीके की फॉस्फोरस की जो है हमारे पास एक प्लेट है या एक लेयर आप कह लें, जो कि हमारी जो है वो फिल्म जो सेंसर होता है उसके ऊपर कोटेड होती है, विच इज़ द मोस्ट आप ये कह लें कि थिनेस्ट जो है वो पार्टिकल्स को भी हमारी
फिंगरप्रिंट से जो है वो डिटेक्ट कर लेती है, मतलब जो हमारी जो फिंगर लाइंस बनी हुई होती है उसको बड़ी आसानी से जो है वो पिक कर लेती है। और दूसरा इसके अंदर जो है एक और बात दुनिया ने मज़ीद मैं सारे ऐड करता सिस्टम को चलूं कैसे बड़ा कि जो महफूज बनाया हुआ है, वो तो डिपेंड इस पर करते हैं। हाँ एक्चुअली इसको डिपेंड इसलिए कर रहे हैं वो इसके ऊपर कि उनके पास जो सिस्टम्स है ना वो दरअसल हाईली इनक्रिप्टेड सिस्टम है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड थिंग इज के वो ऑडिटेड है, जो सेंसर्स वो यूज़ कर रहे हैं वो ऑडिटेड हैं, और जो हमारे पास ऑडिटेड चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी ज़रूरी है कि रेगुलेटरी से पास करवाई जाए, जिसके अंदर हमारे पास नादरा भी आता है, PTA भी है, एंड जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उसको जो है वो पास करें, जिसके बाद जो है हम जो है इसको एक मज़ीद जो है वो बेटर टेक्निक पे लेके जा सकते हैं। हाँ। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंसर की बात नहीं आती है, यहाँ पे बात आती है सॉफ्टवेयर की जो उसके साथ जो है वो काम कर रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। IT एक्सपर्ट अजीज आदम मेरे साथ थे, सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।